नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सीतप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुरु। तो मैं कल आपके सामने 9वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी दी थी। तो आज मैं उसका अगला भाग आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था स्वामी विवेकानंद के पाठ में? हाँ, जैसे कि देखिएगा, स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में देखा है ना। सबसे पहले क्या देखा था? हाँ, क्या है वो? लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र जी हैं, इनका परिचय देखा। उसके बाद उनका जन्म, फिर उनके माता पिता, शिक्षण और अभिरुचियां, फिर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कैसे बने, देश विदेश में कैसे भ्रमण किया और रोजपूर्ण भाषण कला उनकी कैसी थी, फिर भारत की संस्कृति का गौरव उन्होंने कैसे बढ़ाया, फिर सिस्टर निवेदिता उनके अनुयायी कैसे बनी। इन सब विचारों को हमने पिछली कक्षा में देखा था। ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಕಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೇವಲ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗವನ್ನ ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೆರಗನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. है ना छात्रों? तो इतने सब विचारों को जानने के बाद और कुछ विचार यहाँ पे इस पाठ में हमने एक छोटा सा भाग यहाँ पे छोड़ा था, तो उसको हम आपको पूर्ण करेंगे, है ना? हाँ, तो फिर इतना सब हमने यहाँ पे देखा कि स्वामी विवेकानंद बचपन में कैसे थे, पढ़ाई लिखाई में कितने तेज थे, उनके माता पिता, उनके पिता का नाम क्या है? क्या है उनके पिताजी का नाम? विश्वनाथ दत्त उनके पिताजी का नाम है, और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी जो धर्मपरायण महिला थी, और उनके पिताजी एक प्रतिष्ठित वकील थे। इन विचारों को देखने के बाद ये कौन से कुश्ती लड़ने में, घुड़सवारी करने में, है ना, कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने, और क्या था, हाँ, तैरने में, दौड़ने में, ये क्या थे, ये सब खेल उनको बहुत ही पसंद या आनंद दिया करते थे। और उसके साथ साथ इन्होंने जो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का, जो व्याख्यान लिखना या व्याख्यान देने में, यानी कि भाषण करने की कला जो थी, ये बहुत ही अद्भुत थी। तो वो सब हमने यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने अपनी स्कूल में एक व्याख्यान समिति की रचना भी किए हैं, ये सब विचारों को देखा। और साथ ही साथ ये किशोरावस्था में ही दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। इसी के कारण वे क्या किए, रामकृष्ण परमहंस के पास गए, और जाने के बाद अपनी जिज्ञासा जो थी उसको कह सुनाई। फिर रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं, उन्होंने इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इतना देखा, और इसके साथ साथ ये जो अपने गुरु के आदर्शों को पूरे विश्व में क्या करना चाहते थे, उसको फैलाना चाहते थे, उसका प्रसार करना चाहते थे। तो ये कहाँ पे गए? 1893 में कहाँ गए थे? हाँ,
अमेरिका के शिकागो में वहां पे जो सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, वहां पे ये क्या करने लगे, भाषण दिए। भाषण देने के बाद इतना सुंदर भाषण उन्होंने दिया कि वो हृदय स्पर्शी भाषण सुनकर सभी श्रोतागण जो थे वो मंत्रमुग्ध रह गए, है ना। फिर और ऐसे ही भाषण देते देते हमारे भारत की संस्कृति का प्रसार इन्होंने देश विदेशों में किया, जिसके हमने यहाँ पे देखा, ये इंग्लैंड गए, स्विट्जरलैंड गए, यहाँ सब जाकर हमारे भारत की संस्कृति का प्रसार किया। और साथ ही साथ बहुत सारे देश के विदेश के लोग इनके अनुयायी बने। उनमें से मुख्य रूप में हम देखते हैं, कौन है वो, मार्गरेट एलिजाबेथ। कौन है वो, मार्गरेट एलिजाबेथ। तो वो कौन से नाम से जानी जाती है, कौन से नाम से प्रसिद्ध है, हाँ कौन सा है वो, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के नाम से वो अब प्रसिद्ध है ना। इतना हमने यहाँ पे देखा था। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। हमारे भारत में भी ये क्या करने लगे, भ्रमण किए। करने के साथ साथ हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में हमारे लोगों को वो क्या करने लगे, सदुपदेश देने लगे। हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसी है, इन सब के बारे में फिर एक बार हमारे लोगों को जानकारी देने लगे। ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿಳಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು। ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಮತ್ತೆ उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। जैसे कि हमारे भारत में बहुत अंधविश्वास या रूढ़ियां हम देखते हैं, रूढ़ियों को यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो इनके बारे में क्या इसका रहस्य है, इन सब को उन्होंने बताया। तो ये जो अंधविश्वास है, इन सब को हटाने का प्रयास भी इन्होंने किया। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನಿದ್ವೋ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮರ್ಮವನ್ನ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು। फिर साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। हाँ, साधु सन्यासी जो लोग थे यहाँ पे, उन लोगों को भी इन्होंने क्या किया, शांति प्राप्त करने का जो सही मार्ग है, उस मार्ग में जाने से ही शांति प्राप्त होती है, ऐसा भी इन्होंने हमारे साधु लोगों को बताया। साधु संतरिಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸದುಪದೇಶವನ್ನ ಇವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು। फिर वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। तो हमें साधु संतों को शांति मार्ग पाने के लिए जो राह इन्होंने दिखाई, जो रास्ता इन्होंने दिखाया, जो मार्ग इन्होंने दिखाया, वो मार्ग था दीन दुखियों की सहायता करना। किसकी, दीन दुखियों की सहायता करना ही, ऐसा करने से ही हमें शांति प्राप्त होती है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे हमें बताया। समझ गए ना। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗವೇ ದೀನ ದಲಿತರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು। है फिर स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि हमारी जो समाज सेवा जो है, समाज सेवा करने से किसकी सेवा के बराबर है, परमात्मा की सेवा करने के बराबर है, ऐसा इन्होंने बताया। जनार्दन की सेवा, है ना, जन सेवा ही जनार्दन की सेवा, ऐसे इन्होंने कह सुनाया। वे स्वयं ही समाज सेवा में लग जाते थे। ಇವರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಇವರೇನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, समाज सेवा में ये जुट जाते थे। हाँ, सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की। 1897 ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ
ಡ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫೆಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. तो ऐसे अकाल पीड़ित भारतवासियों की सेवा इन्होंने तन्मयता के साथ किया. ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಭಾರತವಾಸಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. समर्थ लोग जो ಶ್ರೀಮಂತ ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. जो अमीर लोग हैं वो क्या करना चाहिए, अपने पैसों से या अपने जो भी सुविधा वाले चीजें हैं उन सब से गरीबों की सहायता करने की प्रेरणा इन्होंने यहाँ पे दी. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಇದೇ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. तो इसी ध्येय के साथ इन्होंने क्या किया, कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की. समझ गए ना छात्रों? हाँ हाँ. अब स्वामी जी ने हाँ अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. जो बुरे प्रभाव हैं, जो बुरे प्रभाव हमारे अंदर थे तो उन वो कैसे हैं, वो अज्ञान है, अशिक्षा है, विदेशी अनुकरण है और दास्य मनोभाव जो है, इन सब को यहाँ से इन प्रभावों से हमें निकलने का एक मार्ग भी इन्होंने यहाँ पे बताया. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ ಹಾಗೆ ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸದುಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. फिर उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया. यानी कि अपने भाषणों द्वारा, अपने भाषणों के सहारे से इन्होंने क्या किया है, हमारे अंदर जो है प्रामाणिकता जो है, हीनता की भावना को निकाल कर प्रामाणिकता जो है उसको कैसे करना है, प्रामाणिक प्रयत्न कैसे किया इन्होंने, वो भी हमने यहाँ पे देखा. यानी कि हीनता का जो भाव है उसको दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न इन्होंने किया. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೀನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. फिर हाँ उन्होंने एक भाषण में कहा, जैसे कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. देखिए कितना बढ़िया बात उन्होंने यहाँ पे बताई हमें कि ये कहते हैं, एक भाषण में इन्होंने बताया, प्यारे देशवासियों, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो, चुनौती चैलेंज के साथ कहो. क्या कहना है, अनपढ़ भारतीय है ना, अनपढ़ भारतीय, अविद्याವಂತ ಭಾರತೀಯ, निर्धन भारतीय, ನಿರ್ಧನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತೀಯ, ऊंची जाति का भारतीय, उच्च जातीय भारतीय, नीच जाति का भारतीय, ಕೆಳ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ, ये सब मेरे भाई हैं, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಲೆಂಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. तो ऐसे इन्होंने बताया और उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, उनका गौरव मेरा गौरव है, ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. तो इन्होंने क्या कहा, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. कैसा, हाँ अनपढ़ भारतीय जो है, निर्धन भारतीय है, ऊंची जाति का भारतीय है, नीच जाति का भारतीय है, ये सब मेरे भाई हैं और उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. ऐसा इन्होंने एक उपदेश हम लोगों को यहाँ पे दिया. और ऐसे महान व्यक्ति जो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, उनका 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. यानी कि ऐसे महान हस्ती हमारे जो हमारे साथ में जो थे, ये 4 जुलाई सन 1902 में हमसे अलग हो गए, यानी कि ये परलोक सिधार गए, यानी इनका निधन हो गया.
लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಮರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ है ना। हर समय इनके कार्य जो है और इनके संदेश जो है हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ऐसा ऐसे महान व्यक्ति को हम कभी भूल नहीं पाएंगे और जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी इनके बारे में हम बताते बताते जाएंगे। समझ गए ना छात्रों? यह पाठ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, अर्थ आಗಿದೆ अल्वा छात्रों। तो फिर हमने पूरा स्वामी विवेकानंद के पाठ को हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से उसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब कल हमने कुछ व्याकरण अंश यहाँ पे देखे थे, तो आज इस पाठ में आए कुछ व्याकरण अंशों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अन्य वचन लिखने का जो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको लिखेंगे। तो पहला है यहाँ पे क्या है शब्द जो दिया गया रूढ़ी। रूढ़ी का अन्य वचन यानी कि रूढ़ी जो है ये एक वचन में है, तो इसका कौन सा रूप लिखना है हमें? बहुवचन रूप। एक वचन रूप तो ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನದ ರೂಪವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು। तो वो क्या है रूढ़ी, रूढ़ियां, रूढ़ी, रूढ़ियां है ना। अब दूसरा जो शब्द है व्याख्या। व्याख्या का बहुवचन रूप क्या है? हाँ क्या है वो? व्याख्याएं, व्याख्याएं। व्याख्या, व्याख्याएं हो गया। तो फिर सेवा, सेवा का बहुवचन रूप क्या है? सेवाएं। सेवा, सेवाएं। फिर तीसरा क्या शब्द है? चौथा शब्द क्या है? हाँ पढ़िए आज्ञा। आज्ञा का बहुवचन रूप क्या है? आज्ञाएं। हाँ फिर उपाधि। उपाधि का बहुवचन रूप है हाँ उपाधियां। उपाधि, उपाधियां। फिर अंत में क्या है? शाखा। शाखा का अन्य वचन रूप है शाखाएं। तो फिर इस तरीके से जो अन्य वचन रूप हमें लिखने के लिए यहाँ पे 6 शब्द दिए गए हैं। तो पहला क्या है? रूढ़ी, रूढ़ियां हो गया। व्याख्या, व्याख्याएं। सेवा, सेवाएं। आज्ञा, आज्ञाएं। उपाधि, उपाधियां। फिर शाखा, शाखाएं। इस तरीके से हम यहाँ पे उसके रूपों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूं, तो उसको हमें क्या करना है? लिखना है ना। हाँ कुछ शब्द मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूं, इन शब्दों को क्या करना है आप? अन्य वचन रूप। अगर एक वचन में है तो उसको बहुवचन के रूप में लिखेंगे, या बहुवचन के रूप में है तो उसको क्या करेंगे? एक वचन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका 6 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा। सीमा शब्द है, इसका अन्य वचन रूप आपको लिखना है। और व्यवस्था, शाखा, माला, लता, पत्रिका, कविता और क्या है? नौका। इन शब्दों को क्या करना है? आपको अन्य वचन रूप लिखकर लाना है। लिखेंगे ना विद्यार्थिಗಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹುವಚನ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂತ? सीमा, व्यवस्था, शाखा, माला, लता, पत्रिका
स्वामी। क्या है तीसरा? स्वामी। तो इसको क्या करेंगे? स्वामिनी। स्वामिनी बना दिया। फिर अब यहाँ पे चौथा है अनुयायी। सिस्टर निवेदिता क्या बन गई थी? हाँ, क्या है वो? अनुयायिनी। अनुयायिनी। अनुयायिनी बना दिया। फिर पांचवा है यहाँ पे बालक। इसको क्या करेंगे? बालकी नहीं, वो कन्नड़ में होता है बालकी, तो हम क्या कहेंगे इसको? बालिका। क्या लिखना है? बालिका। बालिका लिखना है, बालकी नहीं लिखते, बालिका लिखना है। शिष्य। शिष्य, हाँ, शिष्या। शिष्य, शिष्या। हाँ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತಾ, ಘೋಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಘೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿನಿ, ಅನುಯಾಯಿ ಅನುಯಾಯಿನಿ, ಬಾಲಕ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ರೂಪ ಬಾಲಕಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಲಿಕಾ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ अल्लाह शिष्या और छात्रों इसके साथ साथ मैंने कुछ शब्द यहाँ पे नीचे लिखे हैं। इन शब्दों के अन्य वचन अन्य लिंग रूप आपको लिखकर लाना है, जैसे कि महोदय, श्रीमान, क्या है? भाई, बकरा, शेर, बाघ, हाथी, मोर, देवी, दुबला, नौकर, मोर। इन शब्दों के अन्य लिंग रूप आपको लिखकर लाना है अल्ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದಾವೋ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪದ? ಹಾ, महोदय, श्रीमान, भाई, बकरा, शेर, है ना, बाघ, हाथी, मोर, देवी, दुबला, नौकर और मेरा। इन शब्दों के अन्य लिंग रूप आपको लिखकर लाना है। लाएंगे ना ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು व्याकरण अंश ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ अनुरूपता है ना छात्रों? तो इस पाठ से संबंधित और एक यहाँ पे व्याकरण का जो अंश है वो क्या है? अनुरूपता। तो इस अनुरूपता में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि अनुरूपता के जो शब्द हैं उसको कैसे लिखे जाते हैं। जो पहला और दूसरा जो शब्द है इनका संबंध हमें ठीक से देखना है। देखने के बाद तीसरे और चौथे जो शब्द हैं इनका संबंध हमें बनाना है ना? ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. तो पहला है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, तो यहाँ दिया गया शारदा देवी। तो इन दोनों का संबंध क्या है? ये निरूप मध्य इरतಕ್ಕಂಥ संबंध, हाँ, ये पति पत्नी है ना? ये रामकृष्ण परमहंस जी जो है उनकी बीवी यानी कि उनकी पत्नी का नाम है यहाँ पे शारदा देवी। तो विश्वनाथ दत्त यहाँ पे है, तो यहाँ कौन सा संबंध बनाना है? हाँ, उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे लिखना है। क्या है? क्या है उनकी पत्नी का नाम? विश्वनाथ दत्त के, हाँ, भुवनेश्वरी देवी। तो अब क्या हो गया? ये सही हो गया। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
हाँ ಎರಡನೇ 1863 साल विवेकानंद का जन्म, किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। तो ये जो यहाँ पे तिथि दी गई है, इसका और इसका संबंध क्या है? इनका जन्म बताने वाला ये साल है। तो 1893 क्या है? तो उसका संबंध हमें जोड़ना है। वो क्या है? क्या हुआ था उस समय? हाँ, क्या है वो? सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये शिकागो में। सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में अल्वा। 1863 ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಸ್ವಿ ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ सम्मेलन ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತು. फिर तीसरा जो है विवेकानंद, वो क्या है? नरेंद्र। तो नरेंद्र क्या है? विवेकानंद जी के बचपन का नाम था, यानी कि पहला उनका नाम क्या था? हाँ, नरेंद्र था। तो फिर सिस्टर निवेदिता है ना, ये सिस्टर निवेदिता जो बाद में किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की अनुयायी बनने के बाद उनका नाम सिस्टर निवेदिता रहा। उससे पहले क्या है? हाँ, क्या है वो? मार्गरेट एलिजाबेथ। क्या है? मार्गरेट एलिजाबेथ। मार्गरेट एलिजाबेथ। मार्गरेट एलिजाबेथ उनका नाम था। तो ये इनके संबंध को भी हमने यहाँ पे बना लिया। सही है ना? विवेकानंद ಇವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು? ನರೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು, ನರೇಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर जो चौथा है शिकागो अमेरिका। शिकागो क्या दिया गया यहाँ पे? अमेरिका बताया गया है, यानी कि अमेरिका में कौन सा नगर है? शिकागो है। तो कलकत्ता कहाँ का है? हाँ, हमारे भारत का है। तो यहाँ पे भारत लिखना है। ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕಾಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಗರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಗರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಗರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಅನುರೂಪತಾ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. तो ये समझ गए ना? तो पहला क्या था? रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, विश्वनाथ दत्त, भुवनेश्वरी देवी। 1863 विवेकानंद का जन्म हुआ। 1893 सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। फिर विवेकानंद, नरेंद्र है यहाँ पे, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ है। फिर चौथा है शिकागो अमेरिका है। तो कलकत्ता क्या है? भारत। समझ गए ना छात्रों? हमने यहाँ पे अनुरूपता वाले प्रश्नों को भी देख लिया। तो इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के पाठ में हमने पहले जो है क्या देखा था? डॉक्टर जगदीश चंद्र जी के बारे में देखा है ना। तो और क्या देखा इसमें कि इस पाठ से संबंधित जो नए शब्द थे उनको भी देख लिया और उनकी जो जानकारी थी, जैसे कि उनका जन्म, माता पिता, शिक्षक, अभिरुचि, रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य कैसे बने, ये वो भी देखा। देश विदेश में इनका भ्रमण, वो जो पूर्ण भाषण कला जो थी वो भारत की संस्कृति का गौरव उन्होंने कैसे बढ़ाया, और साथ ही साथ सिस्टर निवेदिता उनकी अनुयायी कैसे बनी
शांति का मार्ग कैसे अपनाया जाता है इसको भी देखा। कैसे अपनाया जाता है शांति का मार्ग? दीन दुखियों की सहायता करने से, दीन दुखियों की सहायता करने से ही शांति का मार्ग हमें अपनाया जा सकता है। यह भी उन्होंने हमें क्या किया है, सुनाया। इसके बाद भारत में जब जो प्लेग का और प्लेग की जो बीमारी फैली थी यहाँ पे उसको, और अकाल जब पड़ा था, अकाल में मैंने क्या बताया, बरगाला जो होते हैं, हाँ, तो उस समय में खुद ये भी हमारे भारत के जो देशवासी हैं उन सब की सहायता तन्मयता के साथ इन्होंने किया। अब ये कहते थे कि जन सेवा ही किसकी सेवा है? जनार्दन की सेवा, ऐसा एक शब्द भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। और उसके साथ साथ हमारे भारतवासियों को उन्होंने कहा, ऐ देशवासियों वीर बनो और ललकार कर कहो। इन्होंने कहा कि हम सबको वीर बनना है और ललकार कर कहना है, चैलेंज के साथ कहना है। क्या कहना है? कि मैं भारतीय हूँ, मैं जो हूँ भारतीय हूँ, ना वो तो भारतीय ना चैलेंज ना उठा कर भेड़ ऐसे करो। तो वो भी कैसे? और बताते हैं अनपढ़ भारतीय है ना, अशिक्षित भारतीय, निर्धन भारतीय, ये सब जो है मेरे भाई हैं। ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ये कहा, इतना कहने वाले ये जो महान हस्ती जो है इनका निधन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो इन सब जानकारियों के साथ साथ जो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा कि कुछ व्याकरण अंश जो इस पाठ में आए हुए हैं उनको देखा था, है ना? हाँ, कौन से थे वो? विलोम शब्द देखा था, है ना? फिर जो एक शब्द दिया गया उन शब्दों की सहायता से और कुछ शब्द, यानी 4 नए शब्दों को बनाने वाला जो एक क्रियाकलाप था उसको भी हमने वहां पे देखा ना? ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? हाँ, फिर अब इस पाठ में हमने क्या देखा? अन्य वचन रूप कैसे लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे 6 शब्द जो है 6 शब्दों के अन्य वचन रूप यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपको कार्य करने के लिए दिया। फिर यहाँ पे अन्य लिंग जो है उसके कुछ शब्द मैंने बताया और आपको कार्य के रूप में कुछ शब्द यहाँ पे दिया है। और फिर अनुरूपता वाले शब्द जो है वो भी मैंने दिया और अनुरूपता वाले शब्द जो है उनको भी यहाँ पे मैंने बताया। इतना सब बताने के बाद अब यहाँ पे अध्यापन संकेत में एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि भारत के ऐसे ही कोई महान व्यक्ति का परिचय आपको सुनकर उसको लिखकर लाना है। तो ऐसे मैं यहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसको देखिएगा। देखकर सुनने के बाद उसकी जानकारी जो भी आपको मिलेगी उसको आप लिख कर लाइए। आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। हमारे लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ी पूरी दुनिया में कोई इंस्पिरेशन नहीं है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन में पेपर बेचने वाले से भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि आप और भी इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस को देख सकें। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये शब्द केवल कहे नहीं थे बल्कि इन्हें जी कर दिखाया था, दुनिया को इनका मतलब और मकसद समझाया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रक्षा विभाग में उनके योगदान की वजह से उन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बेहद गरीब परिवार में जन्मे कलाम घर में 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कलाम के पिता जैनुल अब्दीन पेशे से नाविक थे जो रामेश्वरम आए हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। वह अपने घर वालों के
आर्थिक मदद के लिए स्कूल से आने के बाद न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। 3 किलोमीटर दूर कलाम रेलवे स्टेशन जाकर न्यूज़पेपर ले आते और घूम घूम कर बेचते थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पास के एक साधारण स्कूल से पूरी की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद सन 1955 में वे मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। सन 1960 में कलाम ने MIT, जो कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, MIT में इंजीनियरिंग के 3rd और लास्ट ईयर में उन्हें एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया गया, जो कि था फाइटर जेट डिजाइन करना। तो आइए देखते हैं। बचपन में रामेश्वरम में कलाम और उनके दोस्त विद्यालय से पैदल घर आया करते थे। रोज गांव के तालाब के किनारे कुछ देर रुकते और उनके दोस्त तालाब की लहराती सतह पर कंकड़ फेंकने का अभ्यास करते और कलाम बैठे समुद्री पक्षियों को आकाश में उड़ान भरते देखते। उनकी उड़ान देखते हुए वे भविष्य के सपनों में खो जाते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। उनकी समझ में आ गया था कि सपने सच करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी अध्ययन के लिए दक्षिण भारत में सबसे अच्छा संस्थान था। उन्होंने बड़ी मेहनत से दिन रात पढ़ाई करके स्कॉलरशिप हासिल की ताकि वे इस संस्थान में पढ़ सके। उस दिन उन्हें अपना लक्ष्य और भी साफ दिखाई देने लगा जब उन्होंने MIT में कदम रखा। MIT के परिसर में 2 बड़े विमान प्रदर्शन के लिए रखे गए थे। कलाम के बाकी छात्रों के छात्रावास में चले जाने के बाद तक भी वे विमानों के पास बैठे रहते थे। इनके निर्माण और डिजाइन ने इनका मन इतना मोह लिया था कि उनके मन में भी किसी दिन ऐसा ही विमान बनाने का सपना जागने लगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आखिरी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें क्लास के 4 और साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर जेट विमान डिजाइन करने को कहा गया। उन्होंने काम आपस में बांट लिया। एक दिन उनके काम की प्रगति की जानकारी लेने के बाद उनके अध्यापक ने उनसे कहा, अब्दुल, मैं तुम्हारी कार्य योजना से निराश हुआ हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहीं बेहतर काम की अपेक्षा की थी। कलाम ने उन्हें कई कारण बताए, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आखिर कलाम ने विनती की कि सर, 1 महीने का समय दीजिए, मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर डिजाइन बना लूंगा। उनके अध्यापक ने उन पर नजर डाली और बोले, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ। अगर मंडे की सुबह तुमने मुझे इससे बेहतर डिजाइन न दिखाई तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। कलाम स्तब्ध रह गए। उनका भविष्य, उनके सपने स्कॉलरशिप पर टिके थे। उसके बिना वे कुछ नहीं कर पाते। उनके पास डटकर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। अगली सुबह बस घंटे भर आराम किए, जरा सा कुछ मुंह में डाला और फिर काम में जुट गए। रविवार की सुबह वे काम खत्म कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो उनके अध्यापक उनकी ड्राइंग को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अध्यापक ने काम को अच्छी तरह चेक करने के बाद उनकी पीठ थपथपाई और बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। सर की बात सुनकर कलाम को इतनी राहत और खुशी मिली कि वे भूल ही गए थे कि पिछले 3 दिनों से वे खाना, सोना सब भुलाकर काम में जुटे रहे। न सिर्फ उनकी स्कॉलरशिप जारी रही, बल्कि MIT की परीक्षा भी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास की। वे विमान का डिजाइन बनाने का अपना लक्ष्य पाने में सफल रहे और अब विमान उड़ाने का सपना भी बहुत करीब आ गया था। वे सोचकर ही उल्लास में भर उठते थे कि बचपन में देखे समुद्री पक्षियों की तरह वे भी जल्द ही आकाश में उड़ान भर पाएंगे। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निराश होकर बैठ जाते, हार मान लेते, कोशिश नहीं करते, तो वे इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज इन्हें शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सबसे इम्पोर्टेंट अभी सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। बाय फ्रेंड्स, हम जल्द ही आएंगे नए वीडियोस के साथ। तो फिर छात्रों, हमने जो वीडियो क्लिप दिखाई तो आप लोगों ने देखा, तो इसमें क्या देखा आप लोगों ने? हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो
जीवन के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ अंश यहाँ पे दिखाए गए, तो उसको आप लोग जो देखा है बार बार, एक बार दो बार उसको सुनिएगा। जो अंश उसमें बताए गए हैं उसको लिख कर लाना है। समझ गए ना? हाँ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು। अर्थ आयतल्वा? हाँ, तो फिर इसके साथ साथ मैं गृह कार्य में आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर लाना है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे है, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? नहीं, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हाँ, विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद अमेरिका कब गए? है ना? विवेकानंद अमेरिका कब गए? यह एक प्रश्न है आपके लिए, तो इसका उत्तर लिखना है। अब फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जैसे कि विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? फिर तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? इस पाठ में आए हुए अनुयायिनी का नाम लिखना है। विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? अनुयायिनी कौन थी? तो चौथा और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, विवेकानंद जी का देहांत कब हुआ? विवेकानंद का देहांत कब हुआ? तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कितने प्रश्न दिए हैं? कितने दिए? 4 प्रश्न दिए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, विवेकानंद अमेरिका कब गए? पहला प्रश्न क्या है? विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंदರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ। तो दूसरा है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो कन्नड़ में क्या है? विवेकानंदರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। फिर तीसरा प्रश्न है, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी इस पाठ में आई हुई अनुयायिनी का नाम लिखना है। तो इधर रखा, विवेकानंद ಅವರ अनुयायिनी ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು। फिर चौथा प्रश्न है, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ನಿಧನ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು उत्तरवನ್ನ बरीಬೇಕು। तो इस तरीके से 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और क्या बताया था मैं
देखा तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इन सब की जानकारी मिल गई होगी, है ना? समझ गए ಹೌದಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। और इसके साथ साथ अब जो चंद्रा टीवी में दिखाते हैं उसको भी देखिएगा, जो भी हो देखिएगा। और जो ये कोरोना का जो टाइम है इसमें आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। शिक्षा की राह पर हमारे कदम। आप चैनल को देखिएगा, देखने के बाद इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।